हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू करके बताने वाला हूँ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। तो और मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर करना भी चाहिए तो कितने टर्म तक करना चाहिए, मतलब कितने ईयर्स तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का लॉन्च ऑन डेट जो है वो बेसिकली 1 जनवरी 2013 है। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड बेसिकली मिड कैप फंड है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइए। ये बेसिकली जो मिड बेस कंपनी होती है उसमें ज्यादातर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। इसका लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। तो इस फंड को बेसिकली 11.4 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब बहुत ही पुराना फंड हो चुका है। और अगर आप इस कैटेगरी रिटर्न देखें 11.4 ईयर्स में, तो 19.41% तक का कैटेगरी रिटर्न है। और इस फंड का रिटर्न अगर देखिए 11.4 इयर्स में 19.59% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। तो इसने कैटेगरी को बीट नहीं मान सकते, मतलब कैटेगरी के साथ साथ ही इसका रिटर्न है। तो कुछ मतलब ना तो बीट किया है ना तो इसके पीछे रहा है, लगभग उसके आसपास ही रिटर्न है। और मान लीजिए आपने इस फंड में 1,000 रुपए तक एसआईपी किया होता है कंटिन्यूअसली 10 साल तक, हर महीने। तो आपका जो फंड जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज होता। और आपका जो 1,20,000 रुपीज 4.08 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पैसा आपका लगभग चार चार गुना हुआ है। आप मान सकते हैं 3.5 गुना के करीब। तो पैसा आपका बहुत ही अच्छा खासा बढ़ा है। और मान लीजिए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 1,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए होते कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपके जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो 1.2 लाख रुपीज में होता है, मतलब 1,20,000 रुपीज। और आपको 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1.98 लाख रुपीज, मतलब 2 लाख रुपीज के करीब करीब करीब। तो आपका पैसे से लगभग डबल हो जाता। और अगर मान लीजिए आपने इसमें ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे किया होता, तो एफडी में आपका जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो 1,20,000 रुपीज होता। 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर आपका बन जाता 10 साल बाद रुपीज 1,74,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा, जो फिक्स डिपॉजिट है और आपका यहाँ पे रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करने का आपका रिटर्न देख पा रहे होंगे। तो ये चीज आपको दिखा होगा और लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा खासा आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस बन जाता है। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न यहाँ पे अबव एवरेज है। तो देख पा रहे हैं कि जो रिटर्न है मिड कैप की कैटेगरी के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न है, 20% के करीब आपको रिटर्न मिल रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें एवरेज से ज्यादा ले रखा है एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप कैटेगरीज फंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिस्क है अबव एवरेज। ये क्यों है मैं आपको नीचे अभी मार्केट कैपिटल और सेक्टर एलोकेशन के बारे में तब बताऊंगा। अब मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कितने पैसे से कर सकते हैं? आप 100 रुपए से कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से भी लमसम कर सकते हैं। और इसमें लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप पैसा अपने निकाल सकते हैं सेल करके। और एवीएम साइज देखिए तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बेसिकली 26,822 करोड़ रुपीज है। तो देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा खासा एवीएम साइज है। एवीएम बेसिकली होता क्या है कि आपको पता चलता है कि यार इतना पैसा जो है ना इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। आपको ये पता चलता है। तो जो इससे क्या होता है कि अगर इसका साइज अगर कम होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब आपका थोड़ा डर रहता है कि भाई यार ये वेल एस्टेब्लिश फंड है या नहीं है। अगर अगर इसका साइज अगर बड़ा होता है तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि यार जो फंड मैनेजर होता है ना उसको मैनेजमेंट करने की बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फंड जो एवीएम साइज है वो एकदम परफेक्ट है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपका एएम साइज 10,000 करोड़ के रुपीस मतलब करोड़ रुपीस तक है से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में, तो वो थोड़ा अच्छा खासा उसे माना माना जाता है एयूएम साइज में। तो यहाँ पे आपका 26,822 करोड़ रुपीस है, तो वेल एस्टेब्लिश फंड भी है। और इतना ज्यादा अभी एयूएम साइज नहीं हो रखा है। लेकिन एयूएम साइज ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपको इससे पता चल जाता है कि भाई वेल एस्टेब्लिश फंड है या नहीं है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका 0.82% है। मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आप फंड मैनेजर को फीस देते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। अभी जैसे ये आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, वो खुद दिमाग लगा के रिटर्न दिलवा रहे हैं आपको, तो उनका एक हिस्सा बनता है। तो हिस्सा जो है 0.82%। मैं आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि 1% से नीचे होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे 0.82% है तो भी ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी अगर 0.5 या 0.6% होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब मैं बता रहा हूँ ये जो 0.82% आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको ये लाखों करोड़ों रुपए का डिफरेंसेस दिखेगा इसमें। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने ये यूनिट को 1 साल पहले सेल कर दिया और आपको प्रॉफिट पे जो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा।
और अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। अब सेकंड पे जो आता है, अगर मान लीजिए आपने ये 1 साल पहले ही सेल कर दिया प्रॉफिट, मतलब 1 साल के बाद ही आपने सेल करा, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। 10% का टैक्स प्रॉफिट पे। और अगर मान लीजिए आपने यूनिट 1 साल पहले ही सेल कर दिया, आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। और अब सबसे मेन बात पे आते हैं, मार्केट कैपिटल। अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट कैपिटल, तो मिड कैप में इनका जो एलोकेशन है वो करीब करीब आप देख सकते हैं 66.46% तक का इनका कैपिटल है। और सेकंड पे आता है आपका स्मॉल कैप फंड, इसमें देखा जाए तो 13.67% तक का कैपिटल है। तो आप देख पा रहे हैं करीब करीब 80% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। बाकी जो 19.25% तक देख पा रहे हैं लार्ज कैप फंड है, और लार्ज कैप है, और सॉरी लार्ज कैप कैपिटल है। और लास्ट वाला जो अदर्स में है, आप देख पा रहे 0.6% तक का आपको मतलब अदर में कैपिटल है। मतलब एग्जांपल ले लीजिए, आपका कैश हो गया, डेप्ट हो गया, तो उसमें 0.6% है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे करीब करीब 20% तक का इन्होंने थोड़ा सेफ चलने की कोशिश करी है, और 80% तक का हाई रिस्क ले रखा है। तो इसीलिए इसका जो रिस्क बन जाता है वो एवो एवरेज बन जाता है, जहाँ पे मैंने बता रखा है। और अपने कैटेगरी में भी ये एवो एवरेज ही है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी अगर आप देखें मेरे एनालिसिस के हिसाब से नंबर 4 पे आता है टॉप क्लास मिड कैप फंड में, और ये अच्छा खासा इसको मान सकते हैं। अब नीचे मैं आपको यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका सबसे बड़ा एलोकेशन है वो 22.69%। सेकंड पे आता है हमारा कंज्यूमर साइक्लिकल, जिसमें 19.9% तक का एलोकेशन है। थर्ड में आता है इंडस्ट्रियल, जिसमें 19.38% तक का एलोकेशन है। फोर्थ में आता है हेल्थ केयर, जिसमें 10.79% तक का एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हमारा बेसिक मटेरियल, जिसमें 6.5% तक का एलोकेशन है। सिक्स में आता है टेक्नोलॉजी, जिसमें 5.06% तक का एलोकेशन है। सेवन का आता है 4.09% का एलोकेशन है कम्युनिकेशन सर्विस में। और सेकंड लास्ट में आता है कंज्यूमर डिफेंसिव में 4% तक का एलोकेशन है। और लास्ट में आता है रियल एस्टेट, जिसमें 2.24% तक का एलोकेशन है। तो इनका सबसे ज्यादा भरोसा तो ऊपर के 4 सेक्टर पे है। जो पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड है आपका कंज्यूमर साइक्लिकल, थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल्स, फोर्थ है आपका हेल्थ केयर। अगर ये 4 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, तो आपका ये फंड जो है डेफिनेटली आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो ये 4 सेक्टर पे फुल डिपेंडेंट है। तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक दिख रहा है जो एलोकेशन है। अब फंड मैनेजर की बात करें, तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर्स है। पहले एक है संजय दोषी, जिनका एक्सपीरियंस है 1.33 इयर्स का एक्सपीरियंस। सेकंड पे आता है किंजल देसाई, जिनका एक्सपीरियंस है 5.25 इयर्स का एक्सपीरियंस। और थर्ड पे आता है रुपेश पटेल, जिनका एक्सपीरियंस है 1.33 इयर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो एक्सपीरियंस के मामले में किंजल देसाई है, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी जो दो है वो एकदम नए हैं। उनका एक्सपीरियंस सिर्फ 1 ईयर्स की मान सकता है, कंसिडर कर सकते हैं। अब इसकी रेटिंग की बात करें, तो मैं आपको इसको 4/5 दूंगा। ये एक अच्छा खासा फंड है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये टॉप 5 फंड में आता है, अगर आप देखें मिड कैप कैटेगरी में, तो एक अच्छा खासा फंड है, कोई बुरा फंड नहीं है। अब इसकी अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, कंक्लूजन में आपको ये बता दूं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसकी अच्छाई की बात करें तो इसकी रिटर्न देखिए, आप यहाँ पे मिड कैप में आप रिस्क थोड़ा कम ले रहे हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड, और आपकी रिटर्न जो है 20% तक का मिल जा रहा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है, आपको रिस्क थोड़ा कम देके भी। और दूसरी बात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर एसआईपी किया होता तो आपका जो पैसा है कितना जबरदस्त 4 गुना पैसा करीब करीब हो चुका होता। तीसरा अगर बात करें, तो इसमें मिनिमम एसआईपी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही मिनिमल है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए आप एसआईपी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे हर महीने 100 100 रुपए नहीं देना, मुझे अपनी मर्जी से ही मैं अपना 100 रुपए जमा करवाऊंगा, तब 100 रुपए वैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप सारे फंड में देखेंगे तो यार 1000 1000 5 5 हजार रुपए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ही है। और नेक्स्ट अच्छा ही बात करें, तो इसमें एयूएम साइज एकदम परफेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम परफेक्ट एयूएम साइज है, अगर देखा जाए। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1 से नीचे है, लेकिन 1 के करीब करीब आप मान सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी मैं इसको बोलूंगा। और अब देखिए नेगेटिव की बात करें, तो देखिए सबसे पहला नेगेटिव देखिए ये रहेगा कि जो इनका थोड़ा सा एलोकेशन जो है, जो सॉरी जो मार्केट कैपिटल है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज्यादा, मतलब 80% तक का इनका कैपिटल है। मतलब इन्होंने 80% तक का रिस्क ले रखा है, तो रिस्क आपका बहुत रहेगा, आपको वॉलिडिटी बहुत फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज आपका देखिए, तो इन्होंने अपना जो सेक्टरल एलोकेशन कर रखा है ना, मैं मानता हूं कि देखिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन बेकार होता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो 4 सेक्टर में सबसे ज्यादा इनका मतलब वो है
क्या नाम है, भरोसा है। अगर ये 5 सेक्टर में या 6 सेक्टर में थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा 4 में थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, लेकिन फिर भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ठीक ठाक सा है, इतना भी बुरा नहीं है। कभी मैंने इसका फंड को रेटिंग दे रखी है 4/5। आपको पुराने फंड्स जो मैंने आपको पुराने फंड्स में रिव्यू कर रखा था, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, उसको 5/5 दे रखा था। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, उसमें 5/5, क्योंकि उसमें जो एक नॉर्मल होता है, जो चीजें होती है, तो वो एकदम परफेक्ट थी। उसमें रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा था, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा 4/5 दे रखा है। और इसका एक्सपीरियंस भी अगर देखें तो फंड मैनेजर के ये जो 5 साल के एक एक्सपीरियंस है, बाकी 2 जो है वो थोड़े कम एक्सपीरियंस है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा जो ओवरऑल सजेशन रहेगा जी, आपको करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा खासा फंड है। लेकिन अपना सारा पैसा इसमें मत लगाइए। आप ये ध्यान रखिए कि ये एक रिस्की फंड है। आपको मिनिमम टाइम फ्रेम 7 से 10 साल कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्की फंड है। 7 से 10 साल अगर आप कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, बशर्ते कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए या फिर कोई वॉर टाइम ना आए। जैसे कि मान लीजिए आपने 7 साल तक इन्वेस्टेड रहे, 7th ईयर में कोई भाई वॉर लाइक सिचुएशन आ गया, या फिर कोई पैंडेमिक आ गया, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, और फिर अचानक से आपको मार्केट भाई 40-50% डाउन हो गया। फिर आप बोलने लगे यार आपने सजेस्ट किया था, मैं डूब गया, ये वो। देखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती तो आपको डेफिनेटली 20 से 20, मतलब 17 से 24% के बीच में रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। इसमें ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है। लेकिन अगर वैसा सिचुएशन नहीं आए तो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर, तभी मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना डाइवर्सिफिकेशन करिए और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इन किसी बातों पे कहिए। मैंने यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया कि ये एक अच्छा खासा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये भी मत भूलिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।